हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं एक बार फिर से वांगशन वर्ल्ड में आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। आई विश कि आपको ये वाली स्टोरी भी मेरी बहुत पसंद आएगी। मुझे पता है कि मैं बहुत ही दिनों बाद स्टोरी शुरू कर रही हूँ। वो मेरे एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए मैं स्टोरी शुरू ही नहीं कर रही थी, वो बीच में ना अटक जाए। पर फिर भी मैं आज स्टोरी शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। तो इसीलिए मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर, जिसका नाम है मेडिसन। ये स्टोरी भी मेरी एक इमेजिनेशन है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से एंजॉय करना और मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लगे हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। जहाँ पर भी ऐसा लगे कि मुझे ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए। और आप लोग मुझे ये भी बताना कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। तो चलिए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें इवनिंग का समय दिखाया जाता है। फिर हमें एक बड़ा सा हाउस दिखाया जाता है। हाउस में एक लड़का जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और फिर वो इधर उधर देखता है, तो वो किचन में देखता है किसी को। तभी किचन से आवाज़ आती है, वांग जी, क्या तुम नीचे आ चुके हो? क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? आओ यहाँ पर कुछ खाना खा लो। तभी वो लड़का जो सीढ़ियों से आ रहा था वो कहता है, नहीं ब्रदर, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तभी फिर किचन से आवाज़ आती है, वांग जी बताओ, क्या तुम यहाँ पर हो? तभी वो लड़का पास ही रखा एक फ्लावर पॉट को उठाता है और थोड़ा सा हिलाता है। फिर दोबारा से किचन से आवाज़ आती है, ठीक है वांग जी, अगर तुम यहाँ पे हो तो कुछ खाना खा लो, मैंने अभी कुछ बनाया है, मैं अभी ही डिनर टेबल पे लगाता हूँ। पर जो वो लड़का था वो उस फ्लावर पॉट को वहीं पे रख देता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी उस लड़के को जो किचन में था ऐसे बाहर के दरवाजे का बंद होने की आवाज़ आती है। फिर वो कहता है, तुम आज फिर बाहर चले गए वांग जी, कब तक उसे ढूंढोगे? हमें फिर इधर वांग जी की तरफ दिखाया जाता है, जो घर से बाहर आकर सड़कों पे ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही वो रोड के किनारे जा रहा था। तभी वो बताता है अपने बारे में, मेरा नाम वांग जी है, पर क्या फ़ायदा इस नाम का जब कोई और मुझे इस नाम से बुला ही नहीं सकता। मैं इस धरती पे रहने वाले हर उस इंसान या फिर कहूँ जीव से नफ़रत करता हूँ जो सभी आपस में बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं उन सब से नफ़रत करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं उससे नफ़रत करता हूँ जिसे मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ, जिसने भी मेरी इस लाइफ को ऐसे हेल से भी बुरा बना दिया है। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। आज पूरे 17 साल हो गए हैं। मैं आज 22 साल का हो गया हूँ और ये 17 साल मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुख से गुजरे हैं। मैं आज भी सोचता हूँ उस घटना के बारे में जो 17 साल पहले हुई थी। तो हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी अपने पेरेंट्स के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। वांग जी के डैड और मोम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वांग जी के डैड वांग जी से कहते हैं, वांग जी आज इतने दिनों बाद फिर हम वापस जा रहे हैं, तो तुम
क्या कहना चाहोगे? वांग जी कहता है, ब्रदर, मैं अपने अंकल और ब्रदर से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। डैड, आज हम इतने सालों बाद जा रहे हैं। मैं अपने ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा हग करूँगा। वांग जी की मॉम कहती है, हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने ब्रदर से कितना प्यार करते हो और उन्हें हमेशा गले लगा के रखना चाहते हो। वांग जी कहता है, हाँ, पर वो अंकल के पास रहता है। उसके मॉम डैड और वांग जी ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं। वांग जी के डैड कहते हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। मेरी पूरी लाइफ लग गई इस प्रोजेक्ट को बनाने में। मेरा बचपन से सपना था इसे बनाने के लिए, इसीलिए ही मैं आज साइंटिस्ट बना हूँ। वांग जी कहता है, फादर, मैं भी आपकी तरह साइंटिस्ट बनूंगा। उसके मॉम डैड ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वांग जी की मॉम के पास एक बॉक्स था जिसमें कुछ रखा हुआ था। वांग जी के डैड कहते हैं वांग जी की मॉम से, देखना, मेरा ये प्रोजेक्ट सबको बहुत पसंद आएगा और इसी की प्रोजेक्ट की वजह से मैं नंबर 1 साइंटिस्ट बन जाऊंगा और देखना हमारा कितना नाम होगा। उसके मॉम डैड बहुत ही खुश थे। तभी वांग जी के डैड जो कार चला रहे थे, उनके कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और उनकी कार एक सुनसान से रास्ते पर थी जिस वजह से वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। वांग जी अभी भी होश में था, पर वांग जी के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे। वो बहुत ही ज़्यादा खून से लथपथ थे। उनके पूरी बॉडी पर खून हो रहा था। वांग जी के डैड के सर पर भी बहुत चोट लगी थी और उसकी मॉम के भी। वांग जी पीछे होने की वजह से वो थोड़ा बस इंजर्ड हुआ था, पर वो भी बहुत ज़्यादा बेहोश हो रहा था। वांग जी के डैड के सर पर चोट लगी हुई थी, पर वो थोड़ा होश में थे। तभी वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं जो ऑलमोस्ट शायद उनकी डेथ हो चुकी थी उनके सर पे चोट लगने की वजह से। तभी फिर वो पीछे देखते हैं वांग जी को। वांग जी तब तक थोड़ा बेहोश था। वांग जी के डैड अपनी वाइफ के गोद में से वो बॉक्स उठाते हैं और खिड़की खोलकर पीछे की साइड जाते हैं और वो फिर पीछे की खिड़की खोलते हैं और वो वांग जी को बाहर निकालते हैं। वांग जी को बाहर निकाल कर वो कार का दरवाज़ा बंद करके वहीं कार के पास बैठ जाते हैं वांग जी को गोद में लेकर, और वो थोड़ा होश में बिल्कुल भी नहीं थे। तभी भी वे वांग जी को गोद में लेकर बैठे हुए थे। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो भीड़ से उनकी तरफ ही आ रही थी। वो कह रहे थे, पकड़ो पकड़ो, ये एक चोर है। ऐसे वो भीड़ कह रहे थे और वे भाग रहे थे। तभी उनके पास एक 3 साल का बच्चा आता है। वो वांग जी को डैड से पूछता है, क्या हुआ, आप ऐसे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तभी वांग जी के डैड उस छोटे बच्चे से कुछ कहने लगते हैं, पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस बच्चे की नज़र वांग जी पर जाती है जो उन्हीं की गोद में लेटा हुआ था। वांग जी की थोड़ी थोड़ी आंखें खुल गई थी और वो पानी पानी चिल्ला रहा था कि उसको पानी चाहिए। फिर वो छोटा बच्चा वांग जी के डैड की तरफ देखता है जो डैड उस बॉक्स की तरफ इशारा कर रहे थे। वो छोटा बच्चा कुछ समझ नहीं पाता और फिर वो उस
वांग जी की तरफ देखता है, फिर बॉक्स की तरफ देखता है, तो वो उस बॉक्स को खोल देता है। उस बॉक्स में कुछ बोतल में कुछ लिक्विड सा था, पानी था। तो वो सोचता है कि ये पानी है, तो इसीलिए वो पानी उस वांग जी को पिला देता है। उस पानी को पिलाने के बाद उस बच्चे ने फिर उसी बॉक्स में वापस उस बोतल को रख दिया था और बंद कर दिया था। वो बच्चा कुछ देर तो वांग जी को देखने लगता है। तभी फिर उसकी आवाज़ आती है वांग जी के डैड की, जो उससे कह रहे थे कि इस बॉक्स को लेकर भाग जाओ। फिर उस बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है और वो ऐसा ही करता है। उस बॉक्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी जो उस बच्चे के पीछे जो भीड़ लगी हुई थी वो वहीं तक पहुँच जाती है। उस भीड़ में से एक आदमी कहता है, हमें वो बच्चा पकड़ना ही होगा। मालिक ने कहा है कि उस फैमिली का कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो फिर वे जो भीड़ थी वो फिर से भागकर चिल्लाने लगती है, चोर चोर। तभी वो भीड़ फिर एक कार को देखती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। उसमें से बहुत से लोग कहते हैं, ओह, लगता है इनका एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ और एम्बुलेंस को फ़ोन करो। कुछ लोग तो वहीं पर उस वांग जी की फैमिली को ट्रीट करने लगते हैं और कुछ लोग वहाँ से उस बच्चे के पीछे भाग जाते हैं उसे मारने के लिए। तभी इसमें से कहता है, ये लोग पागल, हम तो जोर जोर चिल्ला रहे थे इन्होंने फिर भी नहीं उस बच्चे को पकड़ा गया, हमें उसे ढूंढकर मारना ही होगा। वो ऐसे कहने लगते हैं और फिर से दोबारा आगे चले जाते हैं। फिर हमें दोबारा फ्लैशबैक अब एंड हो चुका था। वांग जी अभी भी उस रोड के किनारे चल रहा था और फिर धीरे धीरे रात होने लगती है। वांग जी कहता है, मैं आज भी उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी ये हालत की है। अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसी की वजह से आज मैं हेल जैसी लाइफ जी रहा हूँ। फिर वांग जी कुछ देर ऐसे ही रोड के किनारे चलता रहता है और कुछ देर बाद फिर घर चला जाता है। घर पर जब घर का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर बैठा पर्सन कहता है, वांग जी, क्या ये तुम हो? चलो आओ, अब तो कुछ खा लो, अब तो तुम आ गए हो। पूरे दिन में इस वक्त तो तुम बाहर निकलते हो अपने कमरे से कम अब तो कुछ खा लो। फिर वांग जी टेबल के पास बैठ जाता है और वांग जी का ब्रदर उसके लिए फिर खाना सर्व करता है। टेबल पर वांग जी के अंकल भी बैठे हुए थे। वो भी फिर वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जब खाना खाने लगा था, कुछ देर बाद वांग जी खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है और हमें दिखाया जाता है वांग जी के अंकल जो उसे देख रहे थे जाते हुए। फिर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं, अपने सर पर हाथ रखकर। तभी वांग जी का ब्रदर अंकल से कहते हैं, अंकल कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अंकल कहते हैं, कब ठीक होगा शीचैन, 17 साल हो गए हैं, अब तो उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। पता नहीं ब्रदर ने ऐसी वो मेडिसिन बनाई ही क्यों थी। हमें तो वहाँ पर वो बॉक्स मिला भी नहीं जो हम उसका कुछ इलाज ढूंढ पाते। आखिर कब तक वांग जी ऐसे ही रहेगा? 17 सालों तक वो ऐसे ही कमरे में बंद है, बस वो शाम के टाइम ही निकलता है। अब तो वो कुछ खाने के लिए भी ज़्यादा बैठता नहीं है। हम लोग तो उससे बातें भी नहीं कर पाते। सिरजान कहता है, कोई बात नहीं अंकल, सब ठीक हो जाएगा।
हम उसे ढूंढ तो रहे हैं। अंकल कहते हैं, पता है, मैंने अपने ब्रदर से बहुत बार पूछा था कि आप क्या बना रहे हो, पर उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी नहीं बताते थे, और उसका एंटीडोट भी हमें नहीं पता। इस वजह से हमने आज तक कितने एंटीडोट बनाने की कोशिश की, पर वांग जी पे कोई भी असर नहीं होता। पता नहीं इसका मेडिसिन कब मिलेगी। वे दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। हमें फिर वांग जी की तरफ दिखाया जाता है, जो अपने रूम में आकर एक चेयर पे बैठ जाता है। उसके सामने 2-3 कंप्यूटर रखे हुए थे जिस पर वो वर्क करता है। वांग जी खुद भी एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, इसीलिए वो घर पर ही बैठकर इसकी पढ़ाई करता है। आज तक वो जो भी पढ़ता, जो भी वो सीखता, वो कंप्यूटर से ही सीखता था। वो फिर वहाँ से उठकर एक रूम में जाता है। अपने ही रूम के अंदर जो उसने रूम बनाया हुआ था, उसमें एक पूरी बड़ी सी लैब थी जिसमें वो कुछ काम करते रहता है। उसने खुद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे, जो कि अपनी ही कंपनी से उसने लॉन्च भी किए थे, अपने ब्रदर और अंकल की वजह से। उनकी कंपनी ऐसे ही प्रोजेक्ट को लॉन्च करती थी, और वो जो वांग जी बनाता था, कुछ वो खरीदते थे किसी से और लॉन्च करते थे। इसमें से बहुत से वांग जी के भी प्रोजेक्ट थे। वांग जी उस रूम में आकर कहता है, इतने साल हो गए पर मैं खुद के लिए कुछ मेडिसिन नहीं बना पाया। मेरे प्रोजेक्ट सबको बहुत पसंद आते हैं, पर मैं अपने लिए ही कुछ आज तक एक भी मेडिसिन नहीं बना पाया। यहाँ तक कि मैं इम्प्रूव भी नहीं हुआ थोड़ा बहुत। इतने सालों में मैं और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा हूँ, पर थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है मेरे अंदर। मैं जो भी दवाई बनाता हूँ और लेता हूँ, उससे कोई भी मुझ पे फ़र्क ही नहीं करती। जैसे आखिर कब तक ये सब चलेगा। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो सोचने लगता है, मैं एक दिन उसको ज़रूर ढूंढ के रहूँगा। मुझे पता है वो बॉक्स भी उसी के पास मिलेगा। और वो ऐसे सोचकर एक चेयर पे बैठ जाता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पार्ट को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, और आपको ये पार्ट समझ तो आया ना। और अगर आप आगे भी पार्ट सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट से भी वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, पर मैं इस स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग से सुनाऊंगी। और आई विश कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और आप लोग बताना कि आपको ये समझ में आ रही है कि, और अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और ये स्टोरी मेरी एक इमेजिनेशन है, तो प्लीज़ आप सीरियस से बिल्कुल भी मत लेना। तो ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू सो मच। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर